नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम जो है गणित विषय जो है हमारे गणित विषय के अंतर्गत जो हमारी टॉपिक है क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन। इसे इंग्लिश में जो है मेंसुरेशन कहते हैं। क्षेत्र मिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्षेत्र मिति है, क्षेत्र मिति किसे कहते हैं, क्षेत्र मिति किसे कहते हैं, इस बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे बात करना है कि आप सभी लोग अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके आप पूरी वीडियो को देखा करें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और बीच बीच में आप लोग छोड़ा मत किया करिए, और पूर्ण रूप से अगर आप वीडियो को देखेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आज की जो हमारी क्लास है यह बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड गणित की क्लास है, और इसमें जो है हम आज क्षेत्र मिति की जो आकृतियाँ होती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो क्षेत्र मिति के अंतर्गत कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं और क्षेत्र मिति में कितने प्रकार की आकृति आती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं क्षेत्र मिति की तरफ। तो क्षेत्र मिति क्या होती है? क्षेत्र मिति ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम दी गई कोई भी आकृति का लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ऊंचाई और विकर्ण, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं। तो अर्थात अगर आप देखा जाए तो क्षेत्र मिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, लंब, विकर्ण इत्यादि जो चीज़ें का हम ज्ञात करते हैं। तो यह जो हमारी आती है क्षेत्र मिति के अंतर्गत आती है। अब होता है क्षेत्र मिति कितने प्रकार की होती है? तो क्षेत्र मिति जो है हमारी वह दो प्रकार की होती है। क्षेत्र मिति दो प्रकार की होती है। पहली होती है 2 डायमेंशनल और दूसरी होती है हमारी 3 डायमेंशनल, यानी द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति। तो क्षेत्र मिति जो होती है वह हमारी दो प्रकार की होती है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो द्विविमीय के अंतर्गत जो है हम इसके अंतर्गत आता है हमारा आयत, और दूसरा है वर्ग आता है, वृत्त आता है, और यहाँ पे हमारा चतुर्भुज आता है और त्रिभुज भी आता है। यहाँ पे चतुर्भुज भी आता है हमारा और त्रिभुज भी आता है। ये जो आकृतियाँ हैं यहाँ पे, ये हमारी 2 डायमेंशनल आकृतियाँ होती हैं। इसके अंतर्गत जो है 2 डायमेंशनल के अंतर्गत आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज इत्यादि आती हैं। तो अब हम 3 डायमेंशनल को देखते हैं, जो त्रिविमीय आकृति है हमारी। 3 डायमेंशनल के अंतर्गत जो हमारा आकृतियाँ आती हैं वह है गोला होता है, एक पूरा गोला होता है, एक अर्ध गोला होता है, और यहाँ पे वृत्त भी, अर्धवृत्त और वृत्त दो होते हैं। और इस तरह से गोला हो गया, घन हो गया और घनाभ हो गया, और जो है हमारा यहाँ पे बेलन और शंकु, बेलन हो गया और शंकु। तो ये थी हमारी जो है क्षेत्र मिति की आकृतियाँ। 2 डायमेंशनल आकृति के अंतर्गत आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज आता है, और 3D डायमेंशनल के अंतर्गत 3 डायमेंशनल के अंतर्गत गोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और ये चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी कि क्षेत्र मिति हम किसे कहते हैं और क्षेत्र मिति के अंतर्गत किस प्रकार की आकृतियाँ आती हैं। तो क्षेत्र मिति के अंतर्गत 2 प्रकार की आकृतियाँ आती हैं, ये भी आपने देख लिया। और 2 डायमेंशनल के अंतर्गत किस तरह की आकृतियाँ आती हैं उसे भी आपने देख लिया, और 3 डायमेंशनल के अंतर्गत किस प्रकार की आकृतियाँ आती हैं उसे भी देख लिया। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे जो है जो हमारी 2D डायमेंशनल आकृति है, द्विविमीय, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो हमारी द्विविमीय आकृतियाँ हैं 2 डायमेंशनल, इसको हम बारी बारी से देखते हैं। और पहले हम क्या करेंगे, इनसे परिचय होंगे और इनका क्षेत्रफल और आयतन, ये सारी चीज़ें
वो जानेंगे। उसके बाद जो है हम बारी बारी से इस पर एक एक उदाहरण के माध्यम से सवाल को हल करेंगे कि किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, और तत्पश्चात उसके बाद हम 3D डायमेंशनल को देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं सर्वप्रथम 2 डायमेंशनल की तरफ। 2 डायमेंशनल में सर्वप्रथम हम त्रिभुज को देखेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से घिरी हुई हमारी क्या होती है, एक आकृति होती है, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक आकृति बनाई है, तो इस तरह से 3 भुजाओं से आप देखेंगे कि ये 3 भुजाओं से घिरी हुई हमारी क्या है, आकृति है। तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में जो होता है हमारा 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होता है और 3 भुजा होती है। त्रिभुज में हमारा 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजा होती है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तब ज्ञात करते हैं जब आधार और ऊंचाई ज्ञात होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और जब तीनों भुजाएं दी गई हों, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों केवल, और आधार नहीं दिया गया हो, तो नहीं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब दी गई हों, तब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हमारा √S इंटू कोष्टक में S माइनस A, फिर कोष्टक में S माइनस B और फिर कोष्टक में S माइनस C। तो यहाँ पे जहाँ S क्या होता है हमारा, यह क्या है, तीनों भुजाएं जो दी गई हैं हमारी, उसका आधा होता है। तो यहाँ पे जहाँ S बराबर 1/2 A + B + C। तो ये था हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, जब आधार और ऊंचाई दी गई हो और जब तीनों भुजाएं दी गई हों। अब हम त्रिभुज का आधार कैसे ज्ञात करते हैं और त्रिभुज का ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, उसे देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज का आधार और ऊंचाई। त्रिभुज का आधार, अब हमको आधार ज्ञात करना है। तो क्या होगा, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुणे यहाँ पे हो गया हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे जो होता है वह हमारा होता है संगत ऊंचाई, यानी ऊंचाई। और त्रिभुज का यहाँ पे ये आधार ज्ञात किए हम, और अब हम त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम जो है यहाँ पे इसका सूत्र होगा 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे संगत आधार। 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे यहाँ पे आधार, यानी जो हमारा आधार त्रिभुज का दिया गया होगा। तो दोस्तों ये थे जो है त्रिभुज के महत्वपूर्ण टॉपिक। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो त्रिभुज कितने प्रकार का होता है यहाँ पे अब हम देखेंगे। त्रिभुज देखा जाए तो हमारा जो है 2 प्रकार का होता है। त्रिभुज जो है देखा जाए तो उसकी स्थिति के आधार पर 2 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो त्रिभुज होता है वह हमारा बनावट के आधार पे आप देखेंगे, जो इसकी संरचना होती है उसके आधार पर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कोणों के आधार पर और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। अब यहाँ पे जो हमारा है कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होता है वह
3 प्रकार का होता है और भुजाओं के आधार पर भी हमारा त्रिभुज क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। तो अब हम सर्वप्रथम कोणों के आधार पर जो हमारे त्रिभुज हैं उन्हें देखते हैं और तत्पश्चात हम भुजाओं के आधार पर जो हमारे त्रिभुज दिए गए हैं उन्हें देखेंगे। तो कोणों के आधार पर जो हमारे त्रिभुज हैं, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज पहला है हमारा। कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होता है उसके अंतर्गत न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा है समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो ये जो हमारे त्रिभुज दिए गए हैं इन्हें आप देखिए, जो न्यून कोण त्रिभुज होता है इसका जो कोण होता है वह 90 डिग्री से कम होता है। इसका जो कोण होता है वह 90 डिग्री से कम होता है। और जो समकोण त्रिभुज होता है इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है और अधिक कोण जो होता है त्रिभुज वह 180 डिग्री, यानी जो 90 से 180 के बीच का जो कोण होता है उसके बीच का होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज हो गया, यानी 90 से कम जिसका कोण हो वहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज होता है, यानी एक कोण जिसका 90 से कम हो। तो यहाँ पे जो होता है न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और दूसरा है 90 डिग्री का, जो जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में जो है 90 से 180 अंश के बीच का कोण बन रहा है उसमें जो है एक कोण है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज होते हैं वह भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज और दूसरा है विषम बाहु त्रिभुज और तीसरा है हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज। यानी जो हमारा यहाँ पे दिया गया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसे जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें जो है सभी भुजाएं क्या होती हैं, हमारी समान होती हैं। इसकी भुजाओं की जो लंबाई होती है वह लगभग क्या पूरा समान होती है, एक समान लंबाई की होती है। अब विषम बाहु भुजाओं जो त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं की लंबाई एक समान नहीं होती। और सम द्विबाहु त्रिभुज जो होता है हमारा आइसो स्केल्स ट्रायंगल, सम द्विबाहु त्रिभुज, इसको जो है इसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी और तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। और जो हमारा विषम बाहु त्रिभुज है स्केलनी ट्रायंगल, तो इसमें जो है सभी भुजाएं इसकी बराबर नहीं होंगी। और यहाँ पे अब हम देखेंगे जो समबाहु त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं बराबर और विषम बाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। प्रत्येक भुजा की लंबाई असमान होती है। और सम द्विबाहु त्रिभुज की जो होता है उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये था हमारा त्रिभुज के प्रकार के अंतर्गत कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। अब हम त्रिभुज से संबंधित जो सूत्र दिए गए हैं उन्हें देखते हैं। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें ज्ञात करना होता है, तो क्या करना होगा, हमें 3 गुणे भुजा करनी होगी। परिमाप, इसमें तीनों भुजाएं क्या है हमारी एक समान है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम 3 गुणे भुजा करके ज्ञात कर सकते हैं। और समबाहु जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह लंब गुणे आधार बटे 2।
और त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वह अगर जब तीनों भुजाएं दी गई हों तो a प्लस बी प्लस सी का योग बटे आधा, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ करके हम उसका आधा करेंगे तो वह अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समकोण त्रिभुज का यहाँ पे लंब धन आधार धन कर्ण, लंब और आधार और कर्ण तीनों का क्या हो गया? योग हो गया। और समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर फिर जो है धन आधार का स्क्वायर होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो ये था हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं उसके ये जो दिए गए हैं ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों आगे कुछ और नियम हैं त्रिभुज के, उन्हें देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं त्रिभुज से संबंधित, उन्हें हम देखते हैं। जो त्रिभुज के हमारे तीनों कोण होते हैं उनका योग क्या होता है? हमारा दो समकोण के योग के बराबर होता है, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान क्या होता है? हमारा 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो है वह तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होता है? हमारा अधिक होता है। और त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अंतर, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अंतर जो है हमारा क्या होता है? तीसरी भुजा से कम होता है। और ये था हमारा त्रिभुज से संबंधित जितने भी सूत्र थे और त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इन सब के बारे में हमने विस्तृत रूप से देख लिया। और अब हम जो है आगे जो है आयत को देखते हैं, जो हमारी अगली 2 डायमेंशनल आकृति है आयत, तो उसके बारे में अब हम देखते हैं। यहाँ पे आयत, यह भी हमारी एक 2 डायमेंशनल आकृति है। जैसे जब कोई चतुर्भुज दिया गया हो और उसके आमने सामने की क्या है? भुजाएं बराबर हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि AB समानांतर CD, यानी आगे जो AB है और उसके जस्ट सामने की भुजा CD, ये दोनों क्या हैं? एक समान यानी बराबर है। और इसका जो है ये वाली जो भुजा है AC और BD, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और इसका जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वह आकृति हमारी क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आयत का जो कोण है वह प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। और आयत का संपूर्ण कोण जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल जो होता है, इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये लंबाई है और ये चौड़ाई, इसका क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये जो है इसका सूत्र है। यानी चारों भुजाओं का योग जो होता है वह हमारा आयत का परिमाप कहलाता है। अब हम जो है यहाँ पे आयत का विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि अंडर रूट जो है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे और उसका वर्ग निकालने के बाद आप देखेंगे तो आयत का विकर्ण ज्ञात हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा 2 डायमेंशनल आकृति के अंतर्गत आयत। और अगली जो हमारी 2 डायमेंशनल आकृति है वर्ग के बारे में हम देखते हैं। तो आइए वर्ग को भी हम देखते हैं। और इसके बाद जो है अभी तो हम इसके बारे में देख रहे हैं, इसके पर आधारित जो सवाल हैं इन सबको जानने के बाद बारी बारी से हम उस पर फोकस करेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारी अगली द्विविमीय आकृति है, 2 डायमेंशनल
वर्ग। वर्ग क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है? इसकी जो है हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी सारी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम वर्ग कहते हैं। अब वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यानी चारों भुजाओं का आप चाहे योग कर दो या 4 गुणे एक भुजा से उसके 4 से एक भुजा से गुणा कर दीजिए। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा होता है। और जब विकर्ण ज्ञात हो, यानी इस पे कोई विकर्ण आया हो, तब जैसे यहाँ से मान लीजिए कोई एक विकर्ण है और ये ज्ञात हो, तब क्या करते हैं? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर कर देते हैं। 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, यानी जो विकर्ण का वर्ग होता है क्षेत्रफल विकर्ण के वर्ग का आधा होता है। जब यहाँ पे दिए गए जो हमारा वर्ग है इसका विकर्ण दिया हो और उसका दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो क्या करते हैं? हम विकर्ण के वर्ग का आधा जो होता है वही क्या होता है? हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है। अब अगला है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है? तो यहाँ पे जो हमारा समलंब चतुर्भुज है, तो ये एक आकृति है हमारी। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो इसकी 2 भुजाएं हैं वो समानांतर होती हैं। इसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। अब इसका हम देखते हैं यहाँ पे ABCD, इसकी जो 2 भुजाएं हैं वह क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, E और F। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज की 2 भुजाएं जो होती हैं समान होती हैं, तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हमारा जो हमारी समानांतर भुजाएं हैं उनका योग और जो हमारी ऊंचाई है, ऊंचाई उसे हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ पे ये चीज़ जो है हमारी यहाँ पे हाइट, यानी ये चीज़ हमारी ऊंचाई है और ये दोनों भुजाएं जो हैं एक दूसरे के समान है, तो यानी इन 2 भुजाओं का समानांतर जो भुजाएं हैं उनका योग करके गुणे उनके बीच की जो दूरी है यानी ऊंचाई h जो है, इससे हम गुणा करके उसका आधा कर देंगे, तो क्या हमारा हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है इसे ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है 2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटा 2। तो ये था हमारा समलंब चतुर्भुज। अब हम अगला देखते हैं जो हमारी एक और द्विविमीय आकृति है वृत्त, उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ये हमारी 2 डायमेंशनल आकृति है वृत्त, वृत्त किसे कहते हैं? यानी किसी निश्चित बिंदु के, यहाँ पे हमारा ये क्या है? एक निश्चित बिंदु है और इसके जो चारों तरफ की जो दूरी है वह एक समान आकृति से क्या है? घिरी हुई है। यहाँ से इसकी जो दूरी है वह एक समान आकृति से घिरी है, चाहे इसकी दूरी यहाँ से आप नापी, चाहे से मतलब कहीं से भी नापेंगे आप केंद्र से वृत्त के परिधि की दूरी, तो लगभग एक समान रहेगी। तो वृत्त की जो दूरी है पूर्ण रूप से एक समान रहेगी, लगभग नहीं रहेगी, लगभग पूरी, यानी केंद्र से दूरी समान ही रहेगी। तो ये जो है आकृति हमारी है, ये है वृत्त। और ये जो यहाँ पे है ये हमारा क्या है? त्रिज्या है। ये हमारा क्या है? त्रिज्या है। और अगर हम इसको यहाँ तक क्या किए? बढ़ा दिए, तो ये हमारा क्या हो गया? व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगुना जो होता है वह व्यास होता है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दोगुना जो होता है वह हमारा
व्यास होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का जहाँ पे पाई का मान जो होता है वो हमारा 22/7 या 3.14 के बराबर होता है। और अब हम वृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। वृत्त का परिमाप जो होता है वह वृत्त की जो हमारी परिधि होती है उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो वृत्त की परिधि जो होती है हमारी 2πr, यहाँ पे 2π जो है वह हमारा क्या है, 2r जो है, ये अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि 2r यानी त्रिज्या का 2 गुना। तो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना जो होता है वह व्यास होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वृत्त की जो परिधि है 2πr, तो 2r जो है यह हमारा व्यास है और गुणे पाई, आप इसे 2πr या व्यास गुणे पाई के रूप में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगला हमारा जो सूत्र है, वृत्त की परिधि व वर्ग का परिमाप जब बराबर हो तब क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल यानी x स्क्वायर। तो ये था हमारा वृत्त से संबंधित दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप। और अब हम अगली जो हमारी आकृति है वह है 3 डायमेंशनल आकृति। अब हम इस क्लास के बाद जो है 3 डायमेंशनल आकृति को देखेंगे। तो दोस्तों इसके कुछ उदाहरण हैं, आइए अब हम उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम 3 डायमेंशनल आकृति को देखेंगे।